सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। ठीक है, अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पार्ट 2 देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 के अंदर क्या है? फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, फंक्शनिंग कैसे होता है? तो डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि पहले अगर पार्लियामेंट सेशन में 5 बिल पास हो रहे थे, यानी 5 बिल पास होकर के एक्ट बन जा रहे थे, तो अभी क्या हो रहा है? खाली 2 एक्ट ही पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। से सपोज के पहले एक फार्मर है या एक कोई वर्कर है, वो 10 चेयर बना रहा था, अब एक सेम वर्कर 8 चेयर बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। तो यही सेम बात हम लोग आज डिफरेंट कंटेक्स्ट में देखेंगे कि क्यों प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, क्या इसके ये देखते चलेंगे। ठीक है, फाइन। सो डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, पार्लियामेंट सिटिंग ऑन द डिक्लाइन। ठीक है, पार्लियामेंट सेटिंग्स हैं वही डिक्लाइन पर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 29 से 30 हो गई। ठीक है, 29 30 तक आ गई, जहाँ पर क्या है 103 टू 60 होती थी। सो द monsoon was the third least productive for the Lok Sabha, 21% ही काम हुआ, एंड द 8th least productive for राज्य सभा, 28% ही काम हुआ इन ओवर 2 decades. सो द समनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रेसिडेंट बुलाएंगे सर भैया आओ, ठीक है, सेशन करते हैं। अब सेशन में भी याद रखिएगा 4 एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब ये होता है डे टाइम स्पेसिफिक डिफाइन हो जाता है। अगर आप देखोगे तो कभी कभी अगर आप कोई डिबेट वगैरह देख रहे होगे तो क्या है कि जब ज़्यादा शोर शराबा या होने लगता है पार्लियामेंट के अंदर, तो स्पीकर साहिबा क्या करेंगे? ऐसे ऐसे कहेंगे, ठीक है, ये हाउस है वो आज दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया जाता है। तो ये क्या हो गया? एडजर्नमेंट, कि मैंने थोड़े टाइम के लिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया। एडजर्नमेंट सिंड डे, सिंड एडजर्नमेंट साइन डे या सिंड डे, जो भी आप बोलना चाहो, उसका मतलब ये होता है कि एक सेशन का जितना भी काम था वो काम खत्म हो गया है। एडजर्नमेंट सिंड डे का मतलब ये होता है कि इनडिफाइनेट टाइम के लिए हम लोग इस सेशन को एडजर्न कर रहे हैं। यहाँ पर कोई डेट टाइम स्पेसिफाई नहीं होता है। पोरोगेशन का मतलब ये होता है कि जब आप एडजर्नमेंट साइन डे कर दे तो फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट है कैन पोरोगेट द हाउस, यानी ये जो सेशन है उसका काम कंप्लीट हुआ। रिसेस का मतलब ये होता है कि पोरोगेशन और रीअसेंबली के बीच का जो टाइम है उसे कहा जाता है रिसेस। एंड डिसोल्यूशन ये खाली लोकसभा के अंदर होता है, जब 5 साल का टर्म एक्सपायर हो जाए, 5 साल का टर्म यानी कंप्लीट हो जाता है, तब वो कंप्लीशन पर हम लोग उसको क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं। इसमें जो एक कंडीशन याद रखना है वो ये याद रखना है कि 2 सेशंस के बीच का टाइम हो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कंपलसरी 2 सेशन तो पार्लियामेंट के होने ही चाहिए। ये भी अगले 2020-21 वाली यूपीएससी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था। फिर आता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। काफ़ी समय से डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है, वैकेंट पड़ी है। ठीक है, आप फिर मुझे सब कमेंट में ये बताइएगा कि अभी जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनका नाम क्या है। उनकी डॉटर ने भी सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया है, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा होते हैं स्पीकर, बट जब भी स्पीकर नहीं होते तो उनके यहाँ पर डिप्टी स्पीकर काम करते हैं। ठीक है, इनके पास एक 2 प्रिविलेज होती है। पहली प्रिविलेज ये कि जिस भी कमेटी के ये मेंबर बनते हैं उसके ये ऑटोमेटिक हेड बन जाते हैं, और ये कैबिनेट मिनिस्ट्री को जितना भी अलाउंसेस वगैरह मिलता है, ठीक है, प्रिविलेज मिलती है, वो सेम प्रिविलेज इन्हें भी दी जाती है। सो अंडर आर्टिकल 94 द स्पीकर रिजाइंस फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा पॉइंट। काफ़ी लोगों को ये होता है कि स्पीकर पीएम को रिजाइन करते हैं, काफ़ी सारी स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। आर्टिकल 93 द लोकसभा एज सुन एज मे बी चूजन 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। जैसे ही लोकसभा नहीं आ जा रही है वैसे आपको 2 पर्सन तो कंपलसरी चूज करना है, स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर। फिर रूल्स प्रोसीजर बिजनेस में रूल नंबर 8 रूल नंबर 9 लिखा है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें पैनल ऑफ चेयरपर्सन याद रखिएगा कि जैसे अगर से सपोज एक हो गए स्पीकर, फिर उनके नीचे आएंगे डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, स्पीकर ना हुए तो डेप्यूटी स्पीकर काम करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों ही ना हुए तो इसके नीचे 10 मेंबर की एक पूरी पैनल बैठेगी। ठीक है, यानी कोई ऐसा इंसिडेंट आ गया कि ये भी अनेबल टू वर्क हैं, ये भी अनेबल टू वर्क हैं, तो इस जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है उसमें से उनको चेयरपर्सन बनाया जाएगा। ठीक है, और ये भी बता दीजिएगा कमेंट में कि भैया जो राज्यसभा के होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, नो टाइमलाइन फॉर इलेक्शन, यहाँ पर ये जो चीज़ है वो याद रखिएगा। जस्ट मिनट। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आपका बात आ गया। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नेम्ड अंडर आर्टिकल 89। जैसे स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर वहीं पर चेयरमैन
वाइस चेयरमैन आर्टिकल 168 है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर के लिए होता है। टर्म ऑफ ऑफिस इनका मोस्टली 5 ईयर्स का होता है। रिमूवल अगर करना चाहे तो डिप्यूटी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। डिप्यूटी स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ बजट कमिटी which approves the budget proposal of secretariat before they are sent to Ministry of Finance for incorporation in general budget। फिर आएगा पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। सो सेनिटेनल सेलिब्रेशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी वाज हेल्ड रिसेंटली, ठीक है। 100 साल होने के बाद में सेंटियल हम लोग उसका बनाते हैं। 100 साल हो चुके हैं। 1921 में ये फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। मेंबर कितने होते हैं ये याद रखिएगा, 22 मेंबर्स। 15 हैं वो लोकसभा से होते हैं, 7 हैं वो राज्यसभा से होते हैं। Speaker is empowered to appoint the chairperson of this committee। 2 कमेटी और हैं, एक होती है एस्टीमेट कमेटी और एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। एस्टीमेट्स कमेटी का मतलब ये होता है कि बजट से पहले आपको कितना पैसा चाहिए वगैरह होगा, वो होता है एस्टीमेट्स कमेटी का काम। सो टू एग्जामाइन द एस्टीमेट इंक्लूडेड इन बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओरिजिनली इट हैज 25 मेंबर्स बट इन 1956 इट इज एक्सपांडेड टू 30 मेंबर्स। और ये 30 मेंबर्स सभी के कहाँ के होते हैं, लोकसभा के, ठीक है। क्योंकि वोट ऑन अकाउंट का पावर किसके पास होता है, लोकसभा मेंबर्स के पास में। इसलिए चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर एंड ही इज इनवेरिएबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, ठीक है। क्योंकि बजट ही अगर पास नहीं हुआ तो वो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। इसलिए बजट को पास कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। मेंबर्स वे राइज टू 1974 में राइज कर दिया गया है। द चेयरमैन अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये भी लोकसभा के मेंबर ही होते हैं। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बीच में एक बहुत गहरा नाता है, ठीक है। CAG है वो हमारे जितने भी ऑडिट्स एंड अकाउंट है उनको क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, ठीक है। जितने भी सरकारी अकाउंट हैं CAG सबमिट 3 रिपोर्ट्स बहुत अच्छे से याद रखेगा। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, A2, FA एंड PU, ठीक है। ये कैसे भी करके ये 3 याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट लेड आउट दिस रिपोर्ट बिफोर द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आफ्टर दिस द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एग्जामाइन देम एंड रिपोर्ट्स इज फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि अगर उन्होंने कोई भी एक्सपेंडिचर लिख दिया कि ये एक्सपेंडिचर हमने इस काम के लिए किया था, ठीक है, तो उसकी इतनी एक्सपर्टीज पार्लियामेंट के पास नहीं होगी, तो वो क्या है, इस कमिटी का सहारा लेते हैं, ठीक है। सो WM हेले वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड भूपेंद्र नाथ मित्रा इज इट्स फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। द लास्ट प्रेसिडेंट बिफोर इंडिपेंडेंस वॉज लियाकत अली खान। याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर यह चीज़ याद रखिएगा कि पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो अपने पावर हैं वो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 से डिराइव करते हैं, ठीक है। 2 टाइप के पार्लियामेंट्री कमेटी होंगी, एक होगा स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि ये परमानेंट है, ठीक है, ये परमानेंट है, कभी भी इसका विघटन नहीं होगा। दूसरी होती है एडॉक कमेटी। एडॉक का मतलब ये होता है कि थोड़े समय के लिए बनाई जाती हैं, जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उनको खत्म कर दिया जाता है। जैसे से सपोज अभी CA आ रहा है, ठीक है, CA जाने दो ना, कहाँ ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेके एग्जांपल ले रहे हैं। देखो से सपोज अभी OTT को रेगुलेट करने की बात आ रही है, ठीक है। तो OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना है, इसके लिए जो कमेटी बनेगी, ठीक है, वो कैसी बनेगी, आप सभी कह सकते हैं कि टाइम बिंग बनेगी सर, जैसे इसका लो आ जाएगा वैसे ये कमेटी को भी हम लोग विघटन कर देंगे। तो OTT के लिए जो कमेटी बनेगी वो कैसी रहेगी, एडॉक, थोड़े टाइम के लिए, इसका काम खत्म हो गया, बात खत्म हो गई कमेटी की भी, ठीक है। और डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज भी होती हैं, 17 है। वेर सेटअप इन पार्लियामेंट इन 1993 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रूल्स कमिटी। ये आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटी। 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, बिल्स जो भी रिफर किए जाते हैं वो, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो, एंड एग्जामाइन द बजटरी आउटले, यानी कितना पैसा चाहिए होगा, 400 करोड़ 500 करोड़ कितना होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जितनी भी कमिटीज़ हैं मोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स इसमें मेंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर ने तो पहले अपना लो बना करके अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो अब इंडिपेंडेंट मेंबर उसे क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे। इसलिए मिनिस्टर्स इसके अंदर मोस्ट ऑफ नहीं होते हैं, ठीक है। और इन सभी का टर्म, ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनका ये 1 साल का टर्म होता है, यानी 1 साल से नीचे ही टर्म होता है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मिल्स में चिपकाना ही चिपकाना है। जैसे अपर हाउस लोअर हाउस होता है, कई स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर 2 हाउस देखे जाते हैं, ठीक है। ये इस वजह से न्यूज़ में है क्योंकि वेस्ट बंगाल का अप्रूव कर दिया गया है, कैबिनेट अप्रूव प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल के पास भी अब कैसे होंगे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, ठीक है। यहाँ पर
आर्टिकल 169 याद रखिएगा कि पार्लियामेंट है वो ग्रांट कर सकता है, ठीक है। स्टेट को प्रपोजल भेजना पड़ेगा पार्लियामेंट के पास में, फिर पार्लियामेंट बाय लॉ पास करके भेजेगा। कितना कहां से कौन कौन वोट करेगा वो भी याद रखिएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा के अंदर होता है वैसे ही होता है, बट यहां पर ये याद रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलए और एमएलसी यानी ये विधान परिषद होता है, ये विधानसभा होता है। एमएलए यानी विधान सभा विधायक कहे जाते हैं, ठीक है। ये एमएलसी होते हैं, ये इन्हें कहे जाते हैं विधान परिषद के मेंबर, ठीक है। विधान परिषद और विधानसभा दोनों अलग है। ये परमानेंट होता है, ठीक है। सॉरी, ये परमानेंट है, ये डिसोल्यूशन हो जाएगा, बट ये यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। यहाँ पर क्या है जो वो 1616 वाला है वो अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रॉम होता है। अब इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है, जो लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है। देखो, एक हो गया एमएलसी, ये एलसी लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतना सिंपल याद रखो। मनी बिल में ही यहाँ पर दिक्कत होगी। तो मनी बिल जैसे लोकसभा राज्यसभा में देखा कि पावर किसका होता है, लोकसभा का, सेम यहाँ पर भी पावर किसका होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। यहाँ पर एलसी का कोई काम नहीं होता है। जब ऑर्डिनरी बिल की बात आएगी तो यहाँ पर कई लोग अपनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता दिखाएंगे और ये कहेंगे कि यहाँ पर जॉइंट सिटिंग होगा। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है, देखो इसको एग्जाम्पल के साथ में समझ लो। से सपोज एमएलसी ने कोई बिल भेजा, विधान परिषद से विधानसभा के अंदर कोई भी बिल आया, विधानसभा ने अगर यहाँ पर इसे खारिज कर दिया तो इसकी जो लाइफ है वो यहीं पर एंड हो जाएगी, ये डेड हो जाएगा। समझ में आया? विधान परिषद जब भी विधानसभा को कुछ भेजेगा तो उसकी लाइफ वहां पर एंड हो जाएगी। से सपोज इसने कुछ भेजा, यहाँ पर कोई बिल भेजा गया, यहाँ पर सेकंड बिल विधानसभा ने भेजा विधान परिषद के पास में, 6 मंथ्स फर्स्ट इंस्टेंस में जाने दो आप, ठीक है। यानी एक सेकंड ना, जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली से लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बिल भेजा जाएगा तो वहां पर 2 इंस्टेंस याद रखना है। पहला इंस्टेंस एक टाइम लिमिट के लिए, ठीक है, एक टाइम जाने दो। फिर बाद में सेकंड इंस्टेंस में अगर सेम और विथ चेंज करके भेज रहा है, ठीक है, और अगर 1 मंथ पास हो जाता है, देन इट इज डीम्ड कि दोनों हाउस से बिल पास हो चुका है। इतना याद रखना खाली बस। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर गेम खेला जाता है स्टेट पीसीएस एग्जाम के अंदर, ठीक है। स्टेट पीसीएस में इस टाइप का गेम खेलते हैं, ठीक है, इसलिए बता दिया, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ याद रख लीजिएगा, ईयर्स याद रख लीजिएगा, 1/3 and 40। इट कैन नॉट इंट्रोड्यूस अमेंड और रिजेक्ट इट, ठीक है। मनी बिल उसका पावर होता है, बजट का भी, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली का ही पावर होगा, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 मेजर प्रोविजन, द प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्टेड मेंबर वाज इंक्रीज टू 70%। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी केम इनटू बीइंग। डायरकी का मतलब होता है ड्यूअल हाउस, ठीक है, ड्यूअल रूल, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट आपने देखा ना, उस टाइप से। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑल्सो नोन एज प्रोमिनेंट गोट इंस्टीट्यूट, 1 सीट इन ईच टेरिटोरियल रूरल मेंबर कंस्टिट्यूंसी वाज रिजर्व फॉर नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। ये खाली याद रख लीजिएगा कि मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी वजह से भी ये न्यूज़ में था, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन आस्क कर चुका है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पर भी डिफाइंड नहीं, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी प्रॉफिट जहाँ से क्या है कि सरकारी आपको तनख्वाह मिल रही है या कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंसिडर किया जाएगा। सो अंडर आर्टिकल 102(1) and 191 एन एमएलए और एमपी इज डेयर फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। ऑल्सो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये याद रखिएगा, प्रद्युत बोर्दोले वर्सेस स्वप्नन रॉय, 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स कहे गए हैं। देखो समझ लो, वेयर द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर योर अपॉइंटमेंट, रिमूवल और परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑफिस। यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट आपको निकाल सकती है, आपको बिठा सकती हो। वेदर द ऑफिस हैज एनी रिम्यूनरेशन अटैच्ड टू इट, यानी कुछ आपको सैलरी मिल रही है या कुछ बेनिफिट मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है।
whether the body in which the office is held has government powers, releasing money, allotment of land, granting license वगैरह, whether the office enable the holder to influence by way of patronage, यानी कि आपको कुछ patronage मिल रहा है. Next, landmark judgment Jaya Bachchan versus Union of India. Supreme Court said that deciding the question as to whether one is holding an office of profit or not, what is relevant is whether the office is capable of yielding a profit or precautionary gain or whether the person actually obtained a monetary gain. ठीक है, क्योंकि एक चीज समझ लो, इसमें एक ट्रिक ये मेरी याद रख लेना, जब भी कोई भी पॉलिटिशियन बनेगा, ठीक है, पॉलिटिशियन का हिंदी मतलब क्या होता है, समाज सेवक. तो जब आप समाज की सेवा करने आ रहे हो तो उसके साथ में आपका कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए. ठीक है, कोई हिडन एजेंडा आपका नहीं होना चाहिए. बट ऐसा होता नहीं है. बट हमें क्या याद रखना है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सभी समाज सेवी हैं. समाज सेवा के लिए आपको कोई पैसा वगैरह दिया जाता नहीं है. सॉरी, ठीक है. सस्पेंशन ऑफ एमपीज, एक रूल खाली याद रख लीजिएगा 256 के तहत अगर आप डिसरिगार्ड करते हो, ठीक है, अपने हाउस को, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा. एक्सपांशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये याद रखिएगा कि 91st अमेंडमेंट से 15% है वो स्ट्रेंथ डिफाइन कर दी गई है. यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 15% होनी चाहिए. से सपोज अगर लोकसभा की 500 की स्ट्रेंथ मान के चल रहे हो तो 15 × 5 75 मेंबर्स. ठीक है, 75 मेंबर्स ही आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होने चाहिए. अब एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो संविधान में लिखा है? यस, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा है, बट क्या नहीं लिखा है? कैबिनेट मिनिस्टर नहीं लिखा है. ठीक है, स्टेट मिनिस्टर नहीं लिखा है, डिप्यूटी मिनिस्टर नहीं लिखा है. ये सभी क्या है, फिर हमने नोमेनक्लेचर बताए, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, it is a council of minister is a constitutional body, however its size classification are not mentioned. Rajya Sabha passes constitution, scheduled tribes order amendment act 2021. इससे क्या होगा, modify part 18 of the schedule to the constitution, scheduled tribe order 1950 relating to state of अरुणाचल प्रदेश. लाइक डिलीशन ऑफ कई जो टर्म्स है ना उनको डिलीट करना है और कई के नाम चेंज करना है. डिलीशन ऑफ अबोर यानी अबोर नाम ही निकाल देना है, वो जो शेड्यूल है उससे. इंक्लूजन ऑफ मिसमी खमन इदू तैरन इन लीव ऑफ मिसमी इदू एंड तोरन, यानी पहले क्या है तीनों एक साथ लिखे जाते थे, अब सब उनके डिफरेंट नेम्स भी लिखे जाएंगे. इंक्लूजन ऑफ मोनपा, मेनबा, सरतंग, सजलोंग इन लीव ऑफ मोनबा. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट एंड यूनिटीज. फर्दर इट परमिट्स पार्लियामेंट टू मॉडिफाई दिस लीड्स. क्लियर. रिपीलिंग अ लॉ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आर्टिकल 245. आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा लॉ जो सरकार लॉ ला सकती है तो सरकार रिपील भी कर सकती है. जैसे फार्म लॉज को सरकार ने रिपील कर दिया. क्लियर. फिर आ जाएगा नेक्स्ट आपका इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स. ठीक है, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट में याद रखिएगा कि जो रिवर है वो हमारे स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आती है. ये जो मैप है वो थोड़ा अच्छे से देख लो. ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा आपका ज्योग्राफी भी रिवाइज हो जाएगा. रवि, बियास, सतलज है वो यहाँ पर अगर ये वाला रीजन देखोगे आप तो यहाँ पर कौन से स्टेट होंगे? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान. नर्मदा वाला अगर ये देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? MP, गुजरात, थोड़ा महाराष्ट्र वाला रीजन और राजस्थान. डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मंडोविया, मांडल रिवर, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला में ये वाला रीजन. कृष्णा रिवर जैसे यहाँ से ये पूरी फ्लो हो रही है तो इसके लिए महाराष्ट्र, आंध्र एंड कर्नाटक. पेरियार 2 स्टेट्स, ठीक है, तमिलनाडु, केरला. कावेरी के अंदर कर्नाटक, ये चारों वाले कर्नाटक, केरला, तमिल एंड पुडुचेरी, ये पूरा रीजन. गोदावरी, गोदावरी यहाँ से फ्लो हो रही, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश.
वशमधारा आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो इसीलिए गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश किया जा रहा है, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। गोदावरी एंड कृष्णा कहाँ से बह रही हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा। देखो, वाटर सप्लाई से रिलेटेड जितना भी काम है वो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है, बट जब रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर की और रिवर वैली की बात आती है तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर में, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। आर्टिकल 262 क्या कहता है, देखो हम सभी को पता है कि आर्टिकल 263 के अंदर दिया गया है इंटरस्टेट रिवर्स के लिए वहां पर बात की गई, ठीक है, कि ट्राइब्यूनल्स बना करके आप उससे सॉल्व करो। 262 ये कहता है कि कोई भी अगर इश्यू आ रहा है, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रही है, कंप्लेंट अराइज हो रही है, तो उसको सोल्व करने के लिए आर्टिकल 262 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो एक बोर्ड बना करके, रिवर बोर्ड बना करके उसका जो भी डिस्प्यूट है उसे सोल्व किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट ने इसके लिए डिफरेंट बोर्ड्स बनाए, रिवर बोर्ड्स एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, सेटअप ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, कोई एक ऐसा ट्राइब्यूनल बना दो जिससे क्या है कि उनका जो भी ग्रीवांस है वो रिड्यूस कर दिया जा सके, ठीक है। इसको चेयरमैन एंड मेंबर्स जो भी होंगे वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, वो सभी नॉमिनेट किए जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर डिफरेंट थियरीज दी गई हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए लिख सकते हो, प्रीलिम में ऐसा कोई यहाँ से क्वेश्चन बनने का बात नहीं है। इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं, काफ़ी हैं, वो डोरमेंट हो चुकी हैं, काफ़ी क्या है कि अभी करंटली भी आपको देखने को मिलेंगी। तो मेघालय आसाम के बीच में अभी थोड़ा इश्यू चल रहा है, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। दिस डिस्प्यूट स्टेम फ्रॉम द मेघालय गवर्नमेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द आसाम्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1969। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है, पहले क्या था कि प्रिंसली स्टेट से फिर उसमें से हमने स्टेट्स बनाए, वो पूरा एक पॉलिटी के अंदर पूरा दिया गया है, ठीक है, 1960 वाला, ठीक है, पुतला श्री मालू से लेकर के 1956 से लेकर के 1960 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाला पूरा जितना भी दिया गया है ना, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वही है इसमें सारी चीज़ें। फिर आता है 7th शेड्यूल की बात। 7th शेड्यूल में सिंपल है, 3 लिस्ट, मेंस के लिए ये बहुत अच्छा है। ये इमेज मैं कहता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो इसको थोड़ा उस पर हाईलाइट कर लीजिएगा। क्या है, रेशनल बिहाइंड द लिस्ट सिस्टम, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफाइन कर दिया गया है भैया, इसमें आप बोलोगे, इसमें आप बोलोगे, इसमें आप नहीं बोलोगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जहाँ पर कंपटीशन होगा, कोऑपरेटिव यानी एक दूसरे के साथ सरकार से, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी ये मैटर में आप बोलोगे, इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनेबलिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। So Article 246 confer legislative power on Parliament and the state legislature on the subject enumerated in the 7th schedule। 7th शेड्यूल के अंदर जो 3 लिस्ट दी गई हैं, आप सभी को पता है, यूनियन पर पार्लियामेंट लो बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिल करके बनाएंगे। इसमें 2-4 ये जो भी टॉपिक दिए हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवे, बैंकिंग एक्सेट्रा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ये थोड़े याद कर लीजिएगा। इससे क्या है, ये मेंस में कहीं पर चिपकाने में आपको काम लगेंगे, ठीक है। बोरोविंग पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कल हम क्या कहते हैं कि 365 ऑफ वो करेंगे, इकोनॉमिक्स का 365, वहाँ पर भी ये सेम आएगा। सो बोरोविंग पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसा बोरो करना है तो वो कैसे करेंगे वो। अब एक चीज़ याद रखो, सिंपल एक टॉपिक बता देता हूँ, उसी को थोड़ा याद कर लो। देखो, ये स्टेट है, ये सेंटर है। बोरोइंग पावर में याद रखना, सेंटर है वो कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोई भी बैंक से लोन ले सकता है। क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट है वो विद इन इंडिया, ठीक है, लोन ले सकता है। अगर वो आउटसाइड इंडिया से भी लोन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, बट अगर इन्होंने कुछ सेंटर से लोन लिया है और उसका कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, यानी 10 लाख का लोन लिया था, 8 लाख चुकते हो गए, 2 लाख बाकी है, तो ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो आप लोन नहीं ले सकते, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा उठाती है, से सपोज सिंपल टर्म्स में देखो, अगर आप लोन लेने जा रहे हो, ठीक है, आप ये कहो कि भैया कल हमें थार छुड़ानी ही है, आज तो अब भैया बंदा थार लेके ही रहेगा, ठीक है, थार तो लेनी है आपको, पैसे तो कोई थार देगा नहीं आपको, और अगर इतना रोकड़ा लेकर के जाओगे तो इनकम टैक्स वाले अलग आपको पकड़ेंगे। अब आपने लिया लोन, से सपोज के 10 लाख की थार आ रही है, इतने की तो नहीं आती है, 10 लाख की अगर थार आ रही है, तो वो क्या करेंगे कि आपके पास सिक्योरिटी मांगेंगे,
कि भैया अगर आप 10 लाख नहीं चुका पाए तो ऐसा कुछ हमें प्रोविजन तो होना चाहिए ना कि हम आपका वो प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके मॉर्गेज करके या उसको मॉर्गेज को सेल करके हम अपना पैसा रिकवर करें। तो ये होता है सिक्योरिटी। तो भैया सेंटर और स्टेट के पास क्या सिक्योरिटी है? इनके पास होता है अपना सिक्योरिटी बिल्डिंग है। और ये जो लोन उठा रहे हैं ना वो जीएसडीपी से उठाएंगे, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये उठाएंगे जीडीपी से कि भैया मेरा 1000 करोड़ का जीडीपी है, आप मेरे को 400 करोड़ दे दोगे तो मैं आसानी से आपको 3-4 साल के अंदर आपका पैसा लौटा दूंगा। ये कहेगा भैया मेरा 100 करोड़ का जीडीपी है, आप मेरे को 70 करोड़ दे दो, विथ इंटरेस्ट में आपको कुछ साल के अंदर पैसा लौटा दूंगा। तो ये क्या हो गया? विथ जीएसडीपी। पहले जो इतना याद रखो, पहले लिमिट था 3%। जैसे से सपोज 100 करोड़ का अगर आपका जीएसडीपी है तो आप 3% ही लोन में मैक्सिमम उठा सकते थे, यानी 3 करोड़ रुपए आप उठा सकते थे। अब उसको विद ड्यू टू कोरोना एंड ऑल फाइनेंस बर्डन की वजह से इसको बढ़ा करके 5% कर दिया गया, यानी अब आप मैक्सिमम 5 करोड़ उठा सकते हो। बस इतना याद रखो टॉपिक में, और कुछ नहीं, और बातें लिखी गई हैं वो आप एक बार पढ़ोगे याद हो जाएंगी। ठीक है, 5% आउट ऑफ 5% वन राइज वन लिंक टू प्रोग्रेसिव ऑन फॉर वन नेशन कार्ड में आपने कैसा काम किया है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम कैसा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम कैसा है, अर्बन लोकल बॉडीज में काम कैसा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का भी एक टारगेट है, वो भी आपको अचीव करना है। बट ये टॉपिक अगर आप ऐसे देखोगे तो इकोनॉमिक्स था, कल अच्छे से पढ़ा दूंगा। एफआरबीएम एक्ट है, ठीक है, जहाँ पर क्या फिजिकल डेफिसिट्स वगैरह के टारगेट आपके निश्चित किए गए होते कि इससे ज़्यादा ब्रीच नहीं करना है, वरना तो ये क्या करेंगे, उधारी लेते रहेंगे। ठीक है, नई सरकार आएगी वो चुकाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक फिजिकल डेफिसिट का एक टारगेट होता है, वो हमें विद इन दैट लिमिट वी हैव टू। टेरिटोरियल नो रिस्ट्रिक्शन, कहीं से भी ले सकते हैं। कैन ओनली राइज लोन डोमेस्टिकली, ठीक है, अगर उनको राइज भी करना है तो वो सेंटर कंसेंट से ही कर सकते हैं। अदर रिस्ट्रिक्शन, कैन बोरो अपॉन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो मैंने बताया कि मेरे पास इतना पड़ा है, मैं आपको इतनी सिक्योरिटीज दे दूंगा, आप मुझे पैसा दे दो। अंडर आर्टिकल 239 स्टेट कांट राइज बोरोइंग विदाउट द सेंटर्स कंसेंट इफ इट हैज एनी लोन आउटस्टैंडिंग विच इज रीपेएबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? मैंने टॉपिक आपको समझा दिया। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के जो स्टेट्स हैं, अभी तो खैर इनका क्योंकि प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वगैरह चला गया, प्लानिंग कमीशन इसके लिए इनका काम खत्म हो गया है, बट इसके लिए ये कहा गया स्पेशल असिस्टेंट मेजर एक्सटेंडेड टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन लेवी ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इनमें ये होता है कि इनका जो लोन का रीपेमेंट है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। सेंट्रल स्टेट की जो ग्रांट होती है उनमें थोड़ा इनको ज़्यादा पैसा वगैरह दिया जाता है, उतना है वो आप एमसीक्यू में आराम से कर सकोगे, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है इनर लाइन परमिट की। इनर लाइन परमिट का मतलब ये होता है कि कोई भी रीजन या कोई भी ऐसा इलाका है जहाँ पर ट्राइबल्स वगैरह रह रहे हैं, या जिनका इकोलॉजी वगैरह हमें प्रोटेक्ट करना है, उनके उनके कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पर इनर लाइन परमिट होती है। ये ऐसा नहीं है कि विदेशी लोगों के लिए होता है, ये इंडियन पर्सनस के लिए भी होता है। तो अब क्या है कि लद्दाख ने ये कहा है कि भैया हमें इसमें से स्क्रैप करो, हमारा टूरिज्म बढ़ नहीं पा रहा, तो आप इसमें से हमें स्क्रैप करो। तो अगर प्रेजेंटली आप देखोगे तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम के अंदर इनर लाइन परमिट है। Foreigners intending to visit these protected areas still need a permit, protected area permit, whose validity has now been extended from 7 days to 15 days। यानी यहाँ पर घूमना फिरना खाना पीना जो भी करना है वो 7 से यानी 15 दिन के अंदर आपको करके निकल जाना है, उससे ज़्यादा आप यहाँ पर रह ही नहीं सकते। इट इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज़ इन फोर्स इन द 4 ईस्टर्न स्टेट्स, जो मैंने आपको बताया। इट इज़ इश्यूड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस कम्युनिटी इन द नॉर्थ ईस्ट एंड फॉर गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ सर्टेन एरियाज नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से आया था। ठीक है, स्टिल लेट अभी हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट में याद रखिएगा ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है, वो कितनी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट और अल्टर और अबोलिश एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, इतना याद रखो। 234 में देख लो, जब भी नया स्टेट बनाना होगा, कोई नया स्टेट या किसी का स्टेट ले लेना है, तो आर्टिकल 4 क्लियर कहता है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको करना नहीं है। अगर अंदर आपको बाउंड्रीज रीड्रॉ करनी है, ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट कोई कन्क्लेव आप एक्सचेंज कर रहे हो, यानी पाकिस्तान का लाहौर आप ले रहे हो, ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिटीजनशिप वगैरह सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, उसकी वजह से। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इसमें ये बात है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट किसी के नहीं सुन रही है,
वो अपने आप से डीजीपी अपॉइंट कर रही है। यहाँ पर क्या है कि डीजीपी एक ऐसी पोस्ट होती है जो पूरे स्टेट की जो पुलिस फोर्स है उसे रेगुलेट करते हैं। तो डीजीपी के अंदर क्या है कि काफ़ी सारी कमिटीज हुई, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे डायरेक्टिव दिए हैं कि भैया डीजीपी बनने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। कंस्टिट्यूट स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, फिक्स 2 ईयर टेन्योर ऑफ डीजीपी, 2 ईयर टर्म फॉर एसपीज एंड एसएचओज यानी आपके यहाँ इंस्पेक्टर रैंक वाले हो गए। सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन, सेटअप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, सेटअप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेटअप नेशनल कमीशन एट सेंट्रल लेवल। पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। दिल्ली में ऐसा नहीं है क्योंकि दिल्ली के जो पब्लिक लैंड एंड पुलिस ऑर्डर है वो सेंटर के पास है, ठीक है। इसमें क्या है, इतना खाली याद रखो कि कुछ नेम्स क्या है स्टेट्स को भेजने होते हैं यूपीएससी को, फिर उन नाम में से यूपीएससी जो नाम सजेस्ट करेगी उन्हीं में से 3 कैंडिडेट में से किसी एक को डीजीपी बनाया जाता है। सिलेक्ट एनी ऑफ द 3 कैंडिडेट प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैव मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। 6 मंथ का सर्विस लेफ्ट होता है। प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कोर्ट गिव 7 डायरेक्टिव्स टू पुट रिकॉर्ड टू द डी प्रॉब्लम ऑफ डीजीपी। मैंने 7 बता दिया आपको। ऐसा डायरेक्ट ये मेंस का टॉपिक हो सकता है, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इसमें से कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिर सेक्शन 1 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टेट ऑब्स्टेक कर रहा है या कोई भी गाइडलाइन है उसे अगर अच्छे से पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आप है वो एक्शन वगैरह ले सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ हो गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर विल ओवरसी पावर रिलेटेड स्कीम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ बनाई जाएंगी, ठीक है। जैसे ये जितनी भी स्कीम्स है ना, याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय, फिर आईपीडीएस स्कीम, सौभाग्य स्कीम, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, उनसे रिलेटेड जितना भी है वो देखेंगे। फिर आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि हम सभी एक एविडाइसी का याद रखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एविडाइसी द रूल ऑफ लॉ मींस एब्सोल्यूट सुपरमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ रेगुलर लॉ एज अपोज्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर एंड एक्सक्लूड द एक्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और इवन ऑफ वाइड डिस्ट्रिक्ट। पहले क्या होता था कि राजा ने जो कह दिया वो लॉ हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। हर चीज़ क्या है, डिफाइन होनी चाहिए, हर चीज़ का एक इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ यानी हम सभी कैसे विधि, ठीक है, एक विधि स्थापना की जाती है उससे हम लोग सभी रूल किए जाएंगे, ठीक है। गवर्न बाय लॉ इम्बाइबिंग आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, इंश्योर सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी प्रिजर्व करेगी, ठीक है। आर्बिट्ररी पावर किसी के पास नहीं होगा, फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट आपको प्रोटेक्ट करेगी और इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। ये इतना लिखा है इसमें। 3 प्रिंसिपल्स याद रखिएगा। 3 प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ, लॉ से ऊपर कोई नहीं, इक्वालिटी बिफोर लॉ सभी सेम है, एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल बाय लॉ क्या होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रूल बाय लॉ कैन इम्बाइब इथिकल एज वेल एज अनइथिकल लॉज। फॉर एग्जांपल द अपेंथाइड regime in the South Africa was justified based on the enacted laws, ठीक। की प्रिंसिपल्स फॉर रूल्स मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल, ये मेंस का टॉपिक है, ऐसा कोई यहाँ पर प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो इतना इजी होगा कि आप उसे देख सकेंगे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडिया में है कि किस टाइप से वो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, आप देख सकते हो। आर्टिकल 50 प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इसी की वजह से हम लोग सीआरपीसी लेकर के आए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना तो मस्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है कि कोर्ट की अवहेलना करना बाय वर्ड्स, कोई भी टाइप से अगर आप कोर्ट की जो डिग्निटी है उसको लोअर या टेंड टू लोअर करना चाहते हो तो वो आ जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अंदर भी दिया गया है। 261 क्या कहता है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन टू जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके स्टेट्स के अंदर इसका फुल फेथ एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है। जैसे गुजरात के अंदर किसी ने कुछ क्राइम किया, अभी का मैं रिसेंट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, विथ नेम बताता हूँ, लो ना भाई। यहाँ के गुजरात के एक एमएलए हैं जिग्नेश मेवानी करके, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनको आसाम की पुलिस यहाँ पर अरेस्ट करने आई थी, गुजरात अरेस्ट करने आई थी, आसाम की पुलिस ट्रेन में लेकर के आसाम वो अपनी प्रोसीडिंग करने गए। तो ये होता है फुल फेथ एंड क्रेडिट। कल सुबह अगर आसाम की गवर्नमेंट आई गुजरात पुलिस के पास कि भैया हमें ये पर्सन है 100 पर्सन ये आपके पास है, आप हमें उसे दे दीजिए, अगर फुल फेथ एंड क्रेडिट नहीं होगा तो वो स्टेट मना कर देगा, भैया हमें नहीं देना, वो हमारा स्टेट का है, हम कैसे ऐसे दे सकते हैं। तो ये फुल फेथ एंड क्रेडिट का मतलब ये होता है कि कोई भी जुडिशियल ऑर्डर है, फिर चाहे किसी भी सबऑर्डिनेट जुडिशरी का क्यों ना हो, दूसरे स्टेट के अंदर भी उसे फुल फेथ एंड क्रेडिट मिलना चाहिए। इसके पहले भी गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ था, 4 पुलिस वाले राजस्थान से किसी क्रिमिनल को पकड़ के ला रहे थे, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट के साथ मेट हो गई, काफ़ी सारे वो डेथ कमिट कर गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फुल फेथ एंड क्रेडिट, यानी जो यहाँ पर इन गुजरात में जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसको अगर क्राइम करके कोई कहीं भी भाग जाएगा तो वहाँ पर भी वो उसको फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाएगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन,
219 एंड 215 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अभी एक रिसेंट केस हुआ था, आप मुझे बताइएगा वो कौन सा केस था, ठीक है। रिसेंटली एक केस हुआ था, समझ समझ में आ रहा कि जहाँ पर हमने देखा था कि भैया प्रशांत भूषण केस, समझ आया। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट देख लीजिएगा। एग्जेप्शन क्या है कि आप फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हो, नो डाउट फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हो, क्या आप एक विद इन लिमिट जा करके कर सकते हो, भैया ये जुडिशियरी को नहीं करना था या ये स्टैंड नहीं लेना चाहा, वो कर सकते हो, बट आप बिल्कुल स्कैंडलाइज नहीं कर सकते। आर्टिकल 142 बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। 142 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि कोई भी ऐसी मैटर है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि मुझे इंटरवीन करना है, वो इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कुछ नहीं करना है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन याद रखिएगा। कॉलेजियम सिस्टम की बात होगी। कॉलेजियम सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर अ कमिटी ऑफ सीजीआई 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 3 members of high court take decision related to appointment. सेंट्रल गवर्नमेंट was to make such appointment within 3 to 4 weeks, जैसे ही आपको कॉलेजियम मिल जाता है। बट यहाँ पर यह देखा गया है कि भैया जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है इन हायर जुडिशियरी, ठीक है, जजेस के उसमें वो बहुत ही कम हो रहा है, यानी अब वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा, सॉरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। सो वुमन इन जुडिशियरी अगर आप देखोगे लास्ट 71 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड ओनली 8 वुमन जजेस स्टार्टिंग फ्रॉम एम फातिमा बीबी इन 1989। जस्टिस इंदिरा बनर्जी is the lone serving woman judge in the top court after her elevation on August 7, 2018, ठीक है। एवरेज रेशियो अगर आप ये लिखना चाहो तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मेंस में बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो उसको। फिर रिलेटेड न्यूज़, मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वॉज ट्रांसफर टू मेघालय हाई कोर्ट। ट्रांसफरिंग का भी होता है कि सीजीआई इन कंसल्टेंट विद प्रेसिडेंट है वो करते हैं। यहाँ पर 3 जजेस केस याद रखिएगा कि 3 जजेस केस के बाद में ही कोलिजियम सिस्टम डिफाइंड हुआ है, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसे हम अगर आप अभी जैसे हम लोग आप लोग अभी देखते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसी सेम तर्ज पर ये लोग ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन का मतलब ये हुआ कि जैसे यूपीएससी आईएएस आईपीएस वगैरह को रिक्रूट करती है, ये लोग क्या करेंगे कि जो नीचे लेवल के तबक्के के जजेस हैं, ठीक है, एडिशनल जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस, उनमें अपॉइंटमेंट किया जाएगा इन कंसल्टेंट विद जस्ट अ मिनट।